हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों? लास्ट लेक्चर में हमने एक बड़ा अच्छा टॉपिक पढ़ा था, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर। क्लियर था सबको? कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, सॉल्व्ड एग्जांपल्स थी वो सारी, प्रीवियस ईयर्स के आए हुए कॉम्पिटिटिव पेपर के क्वेश्चंस थे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर। मोस्टली वो क्वेश्चंस यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर ही थे। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा आपको इसके ऊपर। एनर्जी ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर, क्या था ये कंटेंट कि ये एनर्जी जब किसी वायर को हमने खींचना है, स्ट्रेच करना है, और वायर को स्ट्रेच करने में जो एनर्जी यूज वर्क करना पड़ता है वो वर्क उसमें स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर, राइट? तो ये उसके एक्सप्रेशंस थे। ऑल फेमिलियर अबाउट द एक्सप्रेशंस? अगर आपने देखा, हमने इंटेग्रेशन की थी। इंटेग्रेशन में ये इंटेग्रेशन ही क्यों की थी? क्यों जी जानवी, क्यों की थी? क्योंकि यहाँ पर फोर्स वेरिएबल है। जब आपकी वायर की कोई लेंथ है, उसको आप थोड़ा सा और बढ़ाओ तो एक्सटेंशन और फोर्स वेरी करती है। क्योंकि आपने देखा कि जो फोर्स है वो ये आपने देखा था कि जो फोर्स है वो इसके प्रोपोर्शनेट होती है। दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। जितनी इलोंगेशन बढ़ती जाएगी फोर्स चेंज होती जाएगी, राइट? इसलिए वो वेरिएबल फोर्स है। इसमें जो फोर्स इन्वॉल्व हो रही है वो क्या है? वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स जब इन्वॉल्व हुई तो मैंने इंटेग्रेशन की। ठीक है, सब बच्चों को क्लियर था? ये एक्सप्रेशन क्या आया था वर्क डन का? हाफ वाई ए बाय एल डेल्टा एल स्क्वायर, राइट? और फर्दर ये चीज एक्सप्रेशन आया, ये वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर होता है। दिस इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर, राइट बच्चों? हाफ वाई एट एल से मल्टीप्लाई, एल से डिवाइड, ये बनी एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम से डिवाइड किया, इस पैरामीटर को नाम दिया आपने एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट से जजमेंट लगाना, एनर्जी के यूनिट्स जूल होंगे, एनर्जी डेंसिटी के यूनिट्स क्या? जूल पर क्यूबिक मीटर होंगे, जूल पर क्यूबिक मीटर, राइट बच्चों? तो ये एक्सप्रेशन मैंने स्प्रिंग के साथ भी कंपेयर किया था कि स्प्रिंग की कंसिडरेशन करें तो F इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स लगती है K इंटू डेल्टा एल। K इसके साथ कंपैरिजन किया, कई बार K को ये भी बोल देते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट। इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट के वाई बाय एल हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर, के की वैल्यू वाई ए बाय एल डेल्टा एल स्क्वायर। ये आपके पास एनर्जी का एक्सप्रेशन आया। ठीक है बच्चों, क्लियर टू एवरीवन? श्योर? अब हम आगे आज का लेक्चर अपना शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर इन वेरी पॉजिटिव मैनर। बड़े छोटी छोटी बातें सीखनी हमने। ये वायर के ऊपर एक दो पॉइंट्स बताता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट? देन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में हमने डिस्कस करना है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सो कॉपी पेन निकालिए अपने अपने, अच्छे से नोट्स फ्रेम कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना शुरू कीजिए। बड़ा छोटा टॉपिक है और ग्रास्पिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी। लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर। तो आज पहले मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। एक छोटी सी टर्म,
पॉइजन्स रेशो, पॉइजन्स रेशो, ये क्या टर्म है? किसी न्यूमेरिकल में आप ये चीज पढ़ो तो आपको क्लियर होना चाहिए, इसलिए बड़ी छोटी टर्म है। मान लीजिए आपके पास एक सिलेंड्रिकल वायर है, राइट? आपने उस वायर को काफी ज्यादा खींचा, थोड़ी फोर्स लगाएं, थोड़ी सी एक्सटेंशन होती है। कृति महाजन को डाउट था, कृति महाजन को यह डाउट था कि सर जब आप डेल्टा एल यूज करते हो तो जब चीज़ों को एक्सटेंड करते हैं तो उनका रेडियस कम हो जाता है। जब किसी क्वेश्चन में ये मेंशन होना है वायर इज एलोंगेटेड बाय 5 mm, 3 mm, 2 mm, डेल्टा एल बहुत कम है, उस स्टेज पे हम ये मानते हैं कि उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ना वो सेम रहेगा, ठीक है। पर कुछ स्पेसिफाइड क्वेश्चंस में ये होता है कि वायर इज इलोंगेटेड टू मेक इट्स लेंथ डबल, ट्रिपल, ऐसा डाटा दिया होता है कि लेंथ बहुत ज्यादा बढ़नी, लेंथ बहुत ज्यादा बढ़नी। अगर लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ेगी, डबल होगी, तो ऑब्वियसली क्या ऑब्जर्व करोगे, वो वायर जो है वो थिन हो जाएगी, क्या नहीं? इस वायर में दो तरह के स्ट्रेन इन्वॉल्व होते हैं, दो तरह के स्ट्रेन। लेंथ बड़ी, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और जब रेडियस कम हो रहा है उस चीज को बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। एक ये चीज, माइनस क्या इंडिकेट करता है? ये क्या है? चेंज इन रेडियस ओवर ओरिजिनल रेडियस। माइनस क्या इंडिकेट करता है? रेडियस डिक्रीज होगा, ठीक है। मान लीजिए आप किसी चीज को कंप्रेस करते हो, कंप्रेस, लेंथ कम होगी, रेडियस बढ़ेगा, बढ़ेगा। उस स्टेज में, कंप्रेशन स्टेज में, लेंथ कम, रेडियस ज्यादा, लेंथ कम, रेडियस ज्यादा। दो तरह के स्ट्रेन, कौन से? लॉन्गिट्यूडिनल, लेटरल, लॉन्गिट्यूडिनल, लेटरल।
दोनों चीजों की रेशो कैसे? पॉइजन्स रेशो, पॉइजन्स रेशो सिंबल होता है इसका सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाय आर ओवर डेल्टा एल बाय एल। इस चीज को बोलते हैं पॉइजन्स, पॉइजन्स रेशो, पॉइजन्स रेशो। The ratio of lateral strain to the longitudinal strain is called Poisson's ratio. इसकी वैल्यू -12002.5, but practically इसकी वैल्यू 0.2 यानी कि पॉजिटिव रहती है। क्या होती है? पॉजिटिव। अब पता चला टर्म पॉइजन्स रेशो क्लियर होगी। क्या है? जब हम किसी वायर को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें सच दैट कि मैं नहीं कह रहा हूं, फिर से सुन लो, ए वायर इज अंडर सम लोड एंड इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 2 mm, 3 mm, 0.2 centimeter, 0.5 centimeter, that is different issue. But a wire is under some force and its length is doubled, tripled, ऐसे बात हो तो ऐसी सिचुएशन में हम मानते हैं कि जो वायर लंबी हो रही है भाई, वो वायर पतली भी तो होगी। जो लेंथ के साथ रिलेटेड स्ट्रेन है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। जो रेडियस के साथ रिलेटेड स्ट्रेन है उसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कॉल्ड व्हाट? पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो चीज पता चली आपको? ठीक है। नेगेटिव कई बार वैल्यू थ्योरेटिकली कहते हैं, थ्योरेटिकली पॉइजन्स रेशो इज -0.5। थ्योरेटिकली माइनस का मतलब है कि उसका रेडियस कम हो रहा है, पर एक्चुअल प्रैक्टिकली जब बात करें और रेडियस कम होना, वो नेगेटिव तो बस ये बताता है कम हो रहा है, पर वो नेगेटिव थोड़ी वैल्यू अटेन करेगा। प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है। दिस पॉइंट ठीक है, क्लियर हुई बात? पक्का। नेक्स्ट बता रहा हूं आपको एक छोटी सी और बात, आपने सुनी है ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द वायर। ब्रेकिंग स्ट्रेस नाम क्या बताता है? हार्शप्रीत क्या बताता जी नाम? कि एक ऐसा स्ट्रेस किसी चीज के ऊपर लगाया गया, उस स्ट्रेस की वैल्यू जिस पे वो वायर ब्रेक हो जाए उसको नाम क्या देंगे? ब्रेकिंग स्ट्रेस। एक वायर के ऊपर आपने लोड लटकाया, ठीक है जी, पक्की बात। एक स्टेज आई, वो वायर इलोंगेट हुई, आप लोड बढ़ा रहे हो, एक स्टेज वैल्यू ऑफ लोड पे वो वायर टूट जाए, उस पर्टिकुलर स्ट्रेस का नाम क्या पड़ेगा? ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द वायर। ब्रेकिंग स्ट्रेस यानी कि हम बात करें द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ stress
maximum value of stress so that or on at which the wire breaks is called breaking stress. इस कार्ड क्या ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा इसका? ब्रेकिंग फोर्स ओवर एरिया। ठीक है, ब्रेकिंग फोर्स यानी कि लोड ओवर एरिया। लोड मतलब कोई वेट mg ओवर एरिया। m को क्या लिखेंगे? मास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या? al। तो ये क्या आ जाएगा? al रो g ओवर l ओवर a। तो क्या आया? L रो G। ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला L रो G। कई बार न्यूमेरिकल में लिखा होता है द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द वायर इज दिस मच, द मटेरियल ऑफ द वायर इज हैविंग डेंसिटी दिस मच, find how much the maximum length of the wire can be, how much maximum length of the wire can be। लेंथ निकालनी। लेंथ कैसे निकालोगे? ब्रेकिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय रो इनटू जी। लेंथ विल बी ब्रेकिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय रो इनटू जी। पता चला? तो मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के साथ मेन दो चीजें थी ये पेंडिंग आपकी। एक कौन सी? पॉइजन्स रेशो की। कौन सा स्ट्रेन है? लॉन्गिट्यूडिनल। कौन सा स्ट्रेन है? लेटरल। लेटरल के साथ यहाँ नेगेटिव क्यों लगा है? क्योंकि लेंथ बढ़ेगी तो रेडियस कम होगा। आप चीज को, इस पेन को ऐसे पकड़ के कंप्रेस कर दो, कंप्रेस अंदर की तरफ, तो उसमें क्या होना है? लेंथ कम, और ये मोटी होनी है। बहुत कम होता है ऐसा क्वेश्चन, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होगा। ठीक है, ये लेंथ कम होने से ये चीज़ मोटी होनी। डेल्टा एल बाई एल के साथ नेगेटिव लगेगा, दूसरी चीज़ के साथ क्या लगेगा? डेल्टा आर बाई आर के साथ क्या लगेगा? पॉजिटिव लगेगा। इन दोनों की रेशो को बोलते हैं क्या? पॉइजन्स रेशो। वैसे ये हमेशा प्रैक्टिकली पॉजिटिव ही रहती है। इसकी वैल्यू 0 to 0.5 बहुत छोटी वैल्यू होती है। छोटी वैल्यू का मतलब क्या? छोटी वैल्यू का मतलब क्या कि अगर मैं बात करूं कि वैल्यू लेंथ और रेडियस की इतनी ज़्यादा वेरी नहीं होती। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इधर एक चीज़ और बताऊं, ये देखो, चीज होती है वॉल्यूम ऑफ द वायर, वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ, एरिया पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। अभी मैंने आगे बतानी बात, पर फिर भी इसलिए ये बात शुरू की। मैं इसकी डेल्टा वी बाई वी लिखूँ तो ये क्या लिखूँगा? प्लस माइनस पाई कांस्टेंट है, कोई रोल नहीं, 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस 1 डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा आर बाई आर क्या मतलब हुआ? लेटरल स्ट्रेन। क्या मतलब हुआ? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, अब जब चेंज इन वॉल्यूम की बात आती है
प्लीज जब चेंज इन वॉल्यूम की बात आती है तो कौन सा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन्वॉल्व होता है? याद है आपको? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कौन सा? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आइए स्टार्ट करते हैं। बल्क मॉडुलस, क्या डेफिनेशन थी बेसिकली? बल्क मॉडुलस था क्या? नॉर्मल स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस। ठीक है, दिस थिंग पक्का। मोस्टली ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादातर लिक्विड्स और गैसेस के लिए इन्वॉल्व होता है। लिक्विड्स के ऊपर प्रेशर लगता है तो वॉल्यूम चेंज होती है। ठीक है, सॉलिड्स पे भी होता है। आपके ऊपर कोई सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, आपको ए बॉल कॉन्ट्रैक्ट्स बाय दिस मच परसेंट, इसका मतलब उसकी वॉल्यूम उतने परसेंट चेंज हुई। तो कौन सा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन्वॉल्व होगा? बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो F बाई प्रेशर लिख सकते हैं। मोस्टली यहां पर डेल्टा V बाई वी होता है। ये डेल्टा V बाई वी क्या बताता है? ये चीज क्या बताती है कि ऑन अप्लाइंग प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस। प्रेशर अप्लाई करने पे वॉल्यूम की डिक्रीमेंट माइनस डेल्टा वी बाई वी, माइनस डेल्टा वी बाई वी। तो ये फॉर्मूला बल्क मॉडुलस का बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना चाहिए। bulk modulus of elasticity is PV by minus delta V, PV by minus delta V, pressure into volume over minus of delta V। ये क्या होता है? bulk modulus of elasticity, bulk modulus of elasticity। डेल्टा V नेगेटिव क्या बताता है? मैं फिर रिपीट कह रहा हूं, वॉल्यूम डिक्रीजेस। लिखाओ, द वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 5%। तो न्यूमेरिकल में डेल्टा V बाई वी 5/100 लेना है। यहां पर नेगेटिव नहीं लगाना, स्टेटमेंट में ही लिखा वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 0.02%। तो स्टेटमेंट में न्यूमेरिकल करते वक्त माइनस नहीं लगाना, बट आपको वैसे नेगेटिव सेंस पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? नेगेटिव सेंस कि जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रही है ऑन अप्लाइंग द प्रेशर। पता चला अब आपको? पक्का? ठीक है, ये कौन सा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, जितना ज्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उतनी चीज ज्यादा इलास्टिक।
जितना ज़्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उतनी चीज़ ज़्यादा इलास्टिक। अब बल्क मॉडुलस ये चीज़ आपने छोटी क्लासेस में बहुत छोटे लेवल में पढ़ा हुआ है कि जब लिक्विड के ऊपर प्रेशर की बात आती है तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनता है? एच रो जी। एच रो जी। एच क्या? हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम रो क्या? डेंसिटी ऑफ लिक्विड जी क्या पता ही है आपको? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। अब जब बात आती है डेंसिटी, मोस्टली वाटर की डेंसिटी कोई नई चीज नहीं, पर फिर भी कुछ बच्चों को कोई 1% भी कंफ्यूजन हो, जब आपको ये पानी का क्वेश्चन आएगा तो ये डाटा नहीं दिया होगा, मेरी ड्यूटी बनती मैं आपको ये डाटा एक बार बता दूं। अच्छी बात है आपको आता है। तो पानी की डेंसिटी कितनी होती है? हाँ जी जानवी, लो जी, जानवी को आता ही नहीं है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, पक्की बात। और ये जब कई बार किसी न्यूमेरिकल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या दिया हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर दिया हो तो उसकी वैल्यू याद रखना 1.013 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एटमॉस्फेरिक, अगर आपको मैं फिर से कह रहा हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंशन हो 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आपने ये अप्लाई करना है। कई बार लिखा होता है, स्टेटमेंट में लिखा हो ए पर्सन moves to a depth of 200 meter within ocean, within water, 200 मीटर डेप्थ। उस डेप्थ पे प्रेशर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? उस डेप्थ पे प्रेशर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? H200 लगाओगे, डेंसिटी पानी की लगाओगे, जी लगाओगे, वहां पर प्रेशर की वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, तो प्रेशर की कंसिडरेशन में बात करें तो बल्क मॉडुलस में क्या आता है? पी वी बाई माइनस डेल्टा वी। ए पर्सन, आज न्यूमेरिकल शेयर करूंगा, ए पर्सन मूव्स टू 100 किलोमीटर डीप in a sea, in a ocean,
100 किलोमीटर, H की वैल्यू 100 किलोमीटर, मीटर में करनी, डेंसिटी G सब कुछ पता है, तो आपने प्रेशर की वैल्यू को सॉल्व करना है। किसकी वैल्यू? प्रेशर की वैल्यू को सॉल्व करना है। पता चला? पक्का? सीधा एयर का क्वेश्चन हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्वेश्चन हो, तो उसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मान लीजिए वैल्यू आप सीजीएस में चाहते हो, दिस थिंग। क्लियर? पक्का? नेक्स्ट कम्स एक छोटी सी और टर्म, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी reciprocal of bulk modulus of elasticity is called compressibility। कंप्रेस होने की कैपेबिलिटी रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड क्या? कंप्रेसिबिलिटी। पक्का? एक ग्रेट ऑफ द बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कंसेप्चुअली। कहता है विच इज more elastic, air or water? हवा और पानी में दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा इलास्टिक है? सोचिए, हवा और पानी में दोनों में कौन सी चीज ज्यादा इलास्टिक है? कौन सी चीज ज्यादा इलास्टिक है? सोचा? सोचा? कौन सी चीज ज्यादा इलास्टिक? हाँ जी, खुशी, गुनीत, कौन सी चीज ज्यादा इलास्टिक, हवा के पानी? हिमांशी, कौन सी चीज ज्यादा इलास्टिक, हवा के पानी? सोचो सोचो। आंसर क्या? Water is more elastic than air। Water is more elastic than air। कहते क्यों? ये कैसे सर, पानी ज्यादा इलास्टिक क्यों हो गया? Because compressibility of air is much greater than compressibility of water। हवा को ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो, पानी को उतना ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर कंप्रेसिबिलिटी एयर की ज्यादा हुई तो बल्क मॉडुलस फॉर एयर क्या होगी बात? बल्क मॉडुलस फॉर एयर विल बी वेरी लेस देन बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर। क्या नहीं? ठीक बात क्या नहीं बात?
जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा, जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा, वो चीज ज्यादा इलास्टिक। तो कौन सा ज्यादा इलास्टिक होगा? वाटर इज मोर इलास्टिक देन एयर। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है, पहले एक क्वेश्चन आया था विच इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर, तो क्या आंसर हमने दिया था? स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। एक्सटेंशन ऑफ स्टील इज वेरी लेस एज एक्सटेंशन ऑफ रबर, इसलिए एक्सटेंशन ज़्यादा तो उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या, यंग्स मॉडुलस क्या आया था? कम। अब यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी का क्वेश्चन है, कौन ज़्यादा कंप्रेसिबल चीज़, कौन सी चीज़ ज़्यादा कंप्रेसिबल? हवा के पानी, हवा ज़्यादा कंप्रेसिबल विद रिस्पेक्ट टू पानी। जो ज़्यादा कंप्रेसिबल उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उतना कम, रेसिप्रोकेट जो है। हो गया आंसर पक्का। नेक्स्ट कम्स एक और इंपॉर्टेंट बात, when we deal with gases, जब हम गैसेस से डील करते हैं, किससे? गैसेस से, तो बल्क मॉडुलस is of two types. Number one, isothermal bulk modulus of elasticity, सिंबल यूज करते हैं उसका KI। एंड नंबर टू, एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के लिए, कंसेप्चुअल वर्शन के लिए। आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल नाम पता होना चाहिए कि व्हाट इज आइसोथर्मल। The process in which temperature of system remains same is called isothermal process। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर सेम रहता है, उसको क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो वर्ड का मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। किसी गैस में प्रेशर और वॉल्यूम की चेंज हो, प्रेशर वॉल्यूम के साथ चेंज हो, इस तरह से कि उस सिस्टम का टेम्परेचर सेम रहे, उस सिस्टम का टेम्परेचर सेम रहे, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ए गैस इज अंडरगोइंग आइसोथर्मल प्रोसेस और ए गैस इज हीटेड आइसोथर्मली।
A gas is cooled down isothermally or a gas is under isothermal operation, इस तरह से कि उसका टेम्परेचर जो गैस का है वो सेम होगा थ्रू आउट द प्रोसेस, आइसोथर्मल। दूसरी बात आती क्या, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक, ठीक है। अगर मैं बात करूं एडियाबैटिक, यहां पर ही अभी, ठीक है जी, एडियाबैटिक। क्लियर है? एडियाबैटिक, द प्रोसेस in which heat content of system is constant। हीट कंटेंट सिस्टम में अंदर हीट कितनी, इस रूम में अभी हीट कितनी, ना हीट बाहर जा सके ना बाहर से अंदर आ सके, हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम कांस्टेंट हो, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक फिनोमिना, एडियाबैटिक प्रोसेस। ए गैस इज अंडर एडियाबैटिक फिनोमिना, इसका मतलब ना उस सिस्टम से हीट बाहर जा सकती है ना उस सिस्टम के अंदर हीट आ सकती है, ये बात ठीक है, पक्की बात। तो जब हम डील करते हैं किसको, गैसेस को, तो बल्क मॉडुलस कितनी कैटेगरी का, दो कैटेगरी का। पहली कैटेगरी कौन सी, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस, एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस क्या है, आइसोथर्मल क्या है, जब हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम, उसको बोलते हैं आइसोथर्मल। नंबर टू क्या, एडियाबैटिक, द प्रोसेस इन विच द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, हीट की अमाउंट सिस्टम की कांस्टेंट रहे, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक, ठीक है। तो जब गैसेस डील होती हैं तो बल्क मॉडुलस के दो वर्जन्स होते हैं क्वेश्चंस में, एक कौन सा, बल्क मॉडुलस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन एंड बल्क मॉडुलस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। वैसे आपका आने वाला टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, उसमें हम इन फिनोमिना को बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि आइसोथर्मल क्या है, एडियाबैटिक क्या है। पर अभी गैसेस के भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं बल्क मॉडुलस पे, तो मैं इसलिए ये टर्म्स क्लियर करने चाह रहा हूं आपकी कि आइसोथर्मल क्या होती है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, ठीक है। क्लियर हुई बात आपको? ओके बच्चों, श्योर। तो अगर मैं बात करूं, इसको मैं यहां रखूं, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस की एक्सप्रेशन होता है, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस का एक्सप्रेशन होता है पी, पी मतलब प्रेशर, जो प्रेशर की वैल्यू होगी वही आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। और एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है गामा पी, गामा पी। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस क्या होता है, पी, और एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, गामा पी। एक पी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गामा पी। गामा में बात करें तो गामा जो चीज है, गामा क्या चीज है, गामा इज Cp बाय Cv, Cp बाय Cv। ये व्हाट इज Cp नहीं पता अभी, स्पेसिफिक हीट, एवी स्पेसिफिक हीट, फर्क क्या,
specific heat at constant pressure, specific heat at constant volume, specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume. स्पेसिफिक हीट तो टर्म छोटी क्लासेस में सुनी हुई ना आपने कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है। तो फिर जब आपके पास गैसेस को डील करना है तो आपके लिए दो तरह की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की क्लियरिटी होनी चाहिए। कौन सी दो तरह की? एक अगर हम बात करें दिस थिंग, एक क्या बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दो तरह का गैसेस में, एक क्या आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और दूसरा क्या एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आइसोथर्मल क्या होता है? जिस प्रोसेस में टेम्परेचर सेम रहे वो आइसोथर्मल है, जिसमें हीट कंटेंट सिस्टम का हीट कंटेंट क्या सेम रहे वो एडियाबैटिक है। ठीक है, आइसोथर्मल का एक्सप्रेशन होता है P। P इज व्हाट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एडियाबैटिक का एक्सप्रेशन होता है गामा P। इसमें आपको डाउट रहेगा कि सर ये गामा क्या चीज है? गामा इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स which is Cp by Cv. Cp by Cv. What is Cp? Specific heat. Specific heat at constant pressure. Cv specific heat at constant volume. क्लियर हुई बात? पक्का? ठीक है जी, सारा कुछ क्लियर है। यहाँ इसको मैं अगर आप बात करो तो मैं आपके लिए छोड़ सकता हूं यहां पर। डन, श्योर। नाउ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस के साथ जो अगली टर्म है वो बता रहा हूं। आपको क्वेश्चन में दिया हो लिक्विड का कोई क्वेश्चन, ठीक है, डेंसिटी क्या होती है? ये होती डेंसिटी, मास ओवर वॉल्यूम के नहीं। अब अगर मैं बात करूं मास कांस्टेंट, तो डेल्टा रो बाय रो इक्वल्स टू डेल्टा रो बाय रो इक्वल्स टू ये चीज होगी क्या नहीं? सर कैसे आ गया ये? जब वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी कम होगी, जब वॉल्यूम कम होगी तो डेंसिटी बढ़ेगी, इसलिए साथ में ये मैंने नेगेटिव लगाया। लिख दूं, जब वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी कम होगी, जब वॉल्यूम कम होगी तो डेंसिटी बढ़ेगी। पक्का? पक्का? तो मैं आपने बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन की, ये चीज की कि नहीं की? यस सर। माइनस डेल्टा वी बाई वी को मैं क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं सर, लिख सकता हूं? यस सर लिख सकते हैं। फिर से देखो, जनरल लिक्विड की बात करें तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास ओवर वॉल्यूम। तो मास की कंसिडरेशन में अगर मैं इसको लाऊं, ठीक है, मास की कंसिडरेशन में मैं इसको लगाऊं तो मास चीज का कांस्टेंट रहता है, तो चेंज इन डेंसिटी क्या आई? माइनस डेल्टा वी। जब वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी कम होगी, जब वॉल्यूम कम होगी तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो बल्क मॉडुलस का एक्सप्रेशन आपने ये किया है, ठीक है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, माइनस डेल्टा वी बाई वी को मैंने ये लिख लिया डेल्टा रो बाय रो।
इसका मतलब आपके पास डेल्टा रो बाय रो का एक्सप्रेशन आया P बाय बी, ठीक है। डेल्टा रो को मैं क्या लिख सकता हूं, फाइनल डेंसिटी माइनस इनिशियल डेंसिटी ओवर दिस थिंग। पक्की बात, ये भी रादर नीचे इनिशियल डेंसिटी होगी। ये क्या बना, फाइनल डेंसिटी ओवर इनिशियल डेंसिटी माइनस इनिशियल दिस थिंग इक्वल टू P बाय बी। पक्का, श्योर है जी। अब मैं फाइनल डेंसिटी यहां पर मैं फाइनल डेंसिटी ओवर इनिशियल डेंसिटी 1 प्लस P बाय बी लिख सकता हूं, क्या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकते हो सर। अब फाइनल डेंसिटी इक्वल टू इनिशियल डेंसिटी 1 प्लस P बाय बी लिखा जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और अगर मैं इसी को चेंज करके लिख दूं इनिशियल डेंसिटी ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कहां से आया ये, 1 बाय बी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी। कहां से दी थी, आ चेक कर लो, 1 बाय बी इज कंप्रेसिबिलिटी। तो फिर आपके पास ये चीज बनी। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया, इस सारे ट्रैक में मैंने क्या बताया कि जब आपके पास न्यूमेरिकल लिक्विड का आए और जिसमें डेंसिटी की वेरिएशन का क्वेश्चन हो तो आपने ये चीज यूज करनी है अच्छी तरह से। कैसे, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, मास कांस्टेंट डेल्टा रो बाय रो इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाय वी। वॉल्यूम बढ़ेगी डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम कम होगी डेंसिटी बढ़ेगी। डेल्टा रो बाय रो को मैं लिख सकता हूं फिर ये P बाय बी, डेल्टा रो चेंज इन डेंसिटी फाइनल माइनस इनिशियल डेंसिटी। फाइनल माइनस इनिशियल डेंसिटी जो है फाइनल माइनस इनिशियल ओवर इनिशियल इक्वल टू P बाय बी। फाइनल बाय इनिशियल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इक्वल टू P बाय बी। फाइनल बाय इनिशियल माइनस 1 उधर चले गया, तो ये चीज क्या बनी, फाइनल डेंसिटी इक्वल टू इनिशियल डेंसिटी 1 प्लस P बाय बी। फाइनल डेंसिटी इक्वल टू इनिशियल डेंसिटी 1 प्लस कंप्रेसिबिलिटी इनटू P। तो ये आपको ओवरऑल ये आपको सारे एक्सप्रेशंस जो है ना वो डेंसिटी के क्लियर होने चाहिए। अगर मैं इसको इधर रख दूं तो ये आपका एक पूरा कंटेंट न्यूमेरिकल का है जो क्लियर होना चाहिए। समझ लगी बात आपको बेटा, पक्का श्योर है। लिक्विड का न्यूमेरिकल हम कर पाएंगे, इसके अंदर कि कैसे करना हमने डेंसिटी वाला न्यूमेरिकल, श्योर। कोई डाउट है तो आइए थोड़ा सा कंपाइल अप करें। सबसे पहले मैंने आज क्या टर्म बताई आपको, पॉइजन्स रेशियो। ये आपका पिछला लेक्चर था, आज का लेक्चर पॉइजन्स रेशियो के साथ रिलेटेड है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन बताया आपको अच्छे से। देन कम्स अगर न्यूमेरिकल में वॉल्यूम वाइज कंसिडरेशन में हो कोई चीज तो वॉल्यूम में आपने ऐसा फॉर्मूला लगाना है, वॉल्यूम ऑफ वायर पाई आर स्क्वायर एल।
तो डेल्टा वी बाई वी इज प्लस माइनस 2 डेल्टा आर बाई एल, आर बाई आर प्लस 1 डेल्टा एल बाई एल, ठीक है, दिस थिंग। तो इसमें हमने क्या किया, डेल्टा आर बाई आर को आप पॉइजन्स रेशियो की टर्म में भी लिख सकते हो, ओके, लिखा जा सकता है, जब न्यूमेरिकल आएगा तो देखेंगे उस वे से। देन कम्स, ये था मैंने ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द वायर, किस पे डिपेंड करता है ब्रेकिंग स्ट्रेस, एल पे, रो पे, जी पे, दिस पार्ट। देन कम्स बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस क्या, वॉल्यूम के साथ रिलेटेड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। इसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ बताई कि कई बार न्यूमेरिकल में प्रेशर लिखा होता है, प्रेशर एच रो जी होता है, अगर सीधा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्वेश्चन आए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू पता होनी चाहिए। देन कम्स कंप्रेसिबिलिटी क्या चीज़ है, फिर उसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, विच इज़ मोर इलास्टिक, स्टील और रबर वाला पहले किया था, विच इज़ मोर इलास्टिक, वाटर और एयर, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, पानी ज़्यादा इलास्टिक है, कंप्रेसिबिलिटी के रीज़न से देना एक्सप्लेन। जब गैसेस की बात आती है तो गैसेस में हम बात करें तो गैसेस में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका दो तरह का इन्वॉल्व होता है, दो कौन सी, एक क्या, एक बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल में, एक बल्क मॉडुलस एडियाबैटिक में, ठीक, इनके एक्सप्रेशंस क्लियर होने चाहिए। डिराइव भी कर सकते हैं, इनके एक्सप्रेशंस की डेरिवेशन भी दे सकते हैं। आप कहोगे सर ये कैसे आया, ये कैसे आया, मैं डिराइव करा दूंगा, आपको पहले आइसोथर्मल और एडियाबैटिक की बेसिक इक्वेशंस क्लियर होनी चाहिए। वो कहते हैं समझ नहीं लगा सर ये एक्सप्रेशन कैसे आया, नव्या पूछ रही ये समझ नहीं लगा सर, नित्याग भी कह रही सर ये क्रैम करना है, यस थोड़ा सा अभी फॉर द टाइमिंग क्रैम कर लीजिए, ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको आइसोथर्मल की मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं पता, आपको एडियाबैटिक की मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं पता, ठीक है। फिर भी अगर आप मुझे कहोगे सर ये डेराइव करो, तो मैं कल फिर रिकैप करते वक्त इसकी डेरिवेशन भी दे दूंगा। यू कैन आस्क मी, थोड़ा टाइम लगेगा इनकी मैथमेटिकल इक्वेशन को समझाने में, फिर मैं डेराइव भी कर सकता हूँ। देन कम्स क्या था, डेंसिटी के साथ रिलेटेड बात है, डेंसिटी के साथ रिलेटेड बात को हमने कैसे, जब लिक्विड के साथ डेंसिटी वाइज कंसिडरेशन में आनी बात, तो आपको क्लियर होना चाहिए डेंसिटी लिक्विड की क्या, फाइनल डेंसिटी इक्वल टू इनिशियल डेंसिटी 1 प्लस पी बाई बी, फाइनल डेंसिटी इनिशियल डेंसिटी 1 प्लस कंप्रेसिबिलिटी। तो अगर हमने बात कही कि फाइनल डेंसिटी ऐसे पैरामीटर में सॉल्व हो सकती है, वॉल्यूम के साथ रिलेटेड होती, तो इसके ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों पता चला आपको ये चीज़, आज के लिए इतना ही रुक जाएं, क्वेश्चंस करेंगे हम कल थोड़े से प्रैक्टिस वाइज, इसके किसके ऊपर, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर। इन क्वेश्चंस को प्रोसीड अच्छे से असेस करिए, फिर मैं आगे टॉपिक को प्रोसीड करूँगा, राइट। थैंक यू सो मच फॉर टुडेस लेक्चर, गॉड ब्लेस यू ऑल।